अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। ऑल्सो आप ठीक होंगे बेटा। मैंने स्लाइड्स शेयर कर दी थी ग्रुप में, आप लोगों ने देखी हैं। पढ़ने के लिए तो टाइम नहीं मिला होगा डेफिनेटली, क्योंकि आप क्लास ले रहे होंगे, तो इसलिए आप लोग बिजी होंगे, है ना। ओके वेल, जज़ाकल्लाह बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके वेल, तो लास्ट टाइम हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। किसी को आइडिया है? ओके वेल, गुड। अगर देखी है तो थैंक यू कि आप लोगों ने देख ली हैं, गुड। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि लास्ट टाइम हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। किसी को पता है कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? एनीबॉडी? थोड़ा सा आइडिया दे दें कि एंडोक्राइन सिस्टम करता क्या है। क्या कोई एंडोक्राइन सिस्टम का कोई फंक्शन भी होता है? व्हाट डू यू थिंक? अगर होता है तो क्या फंक्शन हो सकता है? कोई आइडिया हो सकता है, कोई बता सकता है कि एंडोक्राइन का कोई फंक्शन भी हो सकता है? ओके वेल, होम्योस्टेसिस, वेरी गुड। ठीक है, होम्योस्टेसिस के अलावा भी कोई काम करता है या सिर्फ होम्योस्टेसिस ही करता रहता है? ओके बेटा, डेफिनेटली हार्मोन यूज़ करता है। इसके अलावा और भी कुछ कर सकता है एंडोक्राइन सिस्टम। होम्योस्टेसिस एक वैलिड पॉइंट है, वेरी गुड। इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स को रिलीज करता है तो वो टारगेट टिश्यू पे जाती हैं। डेफिनेटली बेटा, टारगेट टिश्यू पे जाते हैं। डाइजेशन, वेरी गुड। ठीक है, ओके वेल। तो ये डाइजेशन भी करता है एंडोक्राइन सिस्टम, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी करता है, वेरी गुड। ठीक है, ज़बरदस्त। ओके वेल वेल वेल, आप लोगों ने जीआईटी पढ़ा, रिप्रोडक्टिव फंक्शन, बिल्कुल एग्जैक्टली, वेरी गुड। ठीक है। ये सिर्फ हीरा जफर नहीं पढ़ा है, बाकी लोगों किसी ने नहीं पढ़ा? स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी करता है, ओके वेरी गुड। ठीक है, इसके अलावा तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शन, रिप्रोडक्टिव फंक्शन डेफिनेटली बेटा इसका है ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट और वाटर मेटाबॉलिज्म, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। ये बाकी किसी ने नहीं पढ़ा है ना। इलेक्ट्रोलाइट और वाटर मेटाबॉलिज्म, वाटर बैलेंस भी कर रहा होता है। ओके, ग्रोथ भी कर रहा होता है बेटा। ग्रोथ और डेवलपमेंट हमने पहले डिस्कस कर लिया है, लेकिन नहीं वो आपने बता दिया, थैंक यू वेरी मच। सही है, वेल। इसके अलावा और कोई फंक्शन कर सकता है एंडोक्राइन सिस्टम? ग्रोथ और डेवलपमेंट बेटा। इसके अलावा इसके अलावा ओके मनु बेटा, वेलकम। आप ये बताएं कि एंडोक्राइन सिस्टम कोई काम करता है या एवं हम पढ़ी जा रहे हैं इसको? ओके वेल, वेरी गुड। अगर इतना ही पता तो बेटा इट्स क्वाइट एनफ। डेवलपमेंट, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ओके वेरी गुड। ठीक है, इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसके अलावा वेल, ठीक है। अच्छा, अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि आपके बॉडी के अंदर जो शुगर का लेवल होता है वो भी एंडोक्राइन सिस्टम मेंटेन करता है। कभी सोचे ज़रा। ओके, दोबारा बेटा मैं डिस्कस कर लूँगा, नथिंग टू वरी। कभी आपने सोचा है कि ग्रोथ हार्मोन भी ऑफ कोर्स ग्लूकोज के लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें
एंडोक्राइन सिस्टम की। तो व्हाट डू यू थिंक कि एंडोक्राइन सिस्टम आपके ब्लड लेवल को, ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन कर रहा होता है एज वेल एज ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन कर रहा होता है? कितने लोग एग्री करते हैं कि ब्लड ग्लूकोज के लेवल को भी मेंटेन करता है और ब्लड प्रेशर के लेवल को भी मेंटेन करता है? किसी को आइडिया है कि एंडोक्राइन सिस्टम वाकई ये दो चीज़ें मेंटेन करता है? ओके, इंसुलिन, डेफिनेटली इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तो बेटा इंसुलिन और ग्लूकागॉन क्या चीज़ें हैं? क्या हार्मोन्स नहीं है? क्या हार्मोन सिस्टम के अंदर नई चीज़ें आती? अब बॉडी के आपने, आप जितने भी फंक्शन देखें, जितने फंक्शन सोचेंगे, वो सारे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर और नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। और मैंने डे फर्स्ट में आप लोगों को कहा था कि एंडोक्राइन और जो नर्वस सिस्टम है, ये एक्ट एज अ यूनिट, कहा था। ओके वेल, ठीक है। होम्योस्टेसिस, ग्रोथ हार्मोन। ओके, ग्रोथ हार्मोन बेटा डेफिनेटली ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर रहा होता है। इसके अलावा डायूरेटिक हार्मोन है, डेफिनेटली वाटर बैलेंस को मेंटेन कर रहा होता है। देखिए, अगर आपके माइंड में कोई चीज़ें क्लियर आउट नहीं हो रही ना, तो आप सिर्फ एक जनरली सोचें, ब्रॉड टर्म में सोचें कि हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो क्या एंडोक्राइन सिस्टम के कोई फंक्शन भी हैं? क्या कोई ऐसे काम भी एंडोक्राइन सिस्टम कर सकता है जो डेली लाइफ में हमारे चीज़ें काम आ रही होती हैं, हमारी बॉडी सिस्टम या हमारी जो बॉडी है वो कंपनसेट कर रही होती है? ओके, एग्जैक्टली, ठीक है। एंजियोटेंसिन और अल्डोस्टेरोन और ग्लूकागॉन। अच्छा, अब चीज़ें याद आना शुरू हो गई हैं। पहले मैंने पूछा था कि ये बता दें कि क्या एंडोक्राइन सिस्टम कोई काम करता है, किसी चीज़ को नहीं पता था, किसी बंदे को नहीं पता चल रहा था कि हमने बताना क्या है। लेकिन अब देखें, थोड़ा सा हिंट क्या मिल गया, आप लोगों ने बताना शुरू कर दिया है। तो बेटा ये चीज़ें कॉमनली होती हैं, ये चीज़ें कॉमनली होती हैं और आपकी फिंगर टिप पे होनी चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है, अब जो एमसीक्यूज़ आपने देखे होंगे, एससीक्यूज़ इसमें देखे होंगे, वो इन्हीं के रिलेटेड हैं। अगर ये जो मैंने आपको स्लाइड शेयर की थी, ये गाइटन, बेसिकली गाइटन जो मेडिकल फिजियोलॉजी की बुक है उससे ली गई हैं। अगर आप देखेंगे ना, तो एमसीक्यूज़ एट द एंड इसी तरह से दिए होते हैं। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है कि एंडोक्राइन सिस्टम के फंक्शन लिखें, आपने चुप करके बैठ जाना है। अच्छा, एंडोक्राइन सिस्टम कोई फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता है? आपने कभी नहीं सोचा होगा कि एंडोक्राइन सिस्टम ब्लड प्रेशर भी मेंटेन कर रहा होता है, एंडोक्राइन सिस्टम शुगर लेवल भी मेंटेन कर रहा होता है, एंड एल्डोस्टेरोन सिस्टम होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहा होता है। तो मल्टीपल फंक्शंस होते हैं जो सेम टाइम पे आपका एंडोक्राइन सिस्टम मेंटेन कर रहा होता है। लाइक इसके अलावा अब वाटर, अगर हम सिर्फ वाटर इक्विलिब्रियम की बात करें, वाटर बैलेंस की बात करें, तो क्या आपका एडीएच और एल्डोस्टेरोन वाटर के लेवल को मेंटेन नहीं कर रहा होता? डेफिनेटली। अब आप कहेंगे यस सर कर रहा होता है। तो बेटा जब ये कर रहा होता है, तो आपके माइंड में क्यों नहीं आया कि वाकई वाटर बैलेंस हम या वाटर इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर लेते हैं, सिर्फ एक बंदी के अलावा? बेटा डेफिनेटली हार्मोन्स हार्ट रेट को मेंटेन करते हैं। आई एम एग्री विद यू। एपिनेफ्रीन और नारा एपिनेफ्रीन देख लें, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन के थ्रू देख लें। बेटा बुक पढ़ना लाजमी है, स्लाइड्स करेंगे, लेकिन आप बुक पढ़ेंगे आपको और ज़्यादा समझ आएगी। स्लाइड से समझ आ जाएगी, लेकिन आप बुक पढ़ेंगे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब सिंपल क्वेश्चन मैंने आपके आते ही पूछा है कि फंक्शन बता दें, बहुत से लोगों को नहीं पता था। चलें दूसरे फंक्शन की, एक और फंक्शन की बात कर लेते हैं। अब मैंने कहा था कि आप लोगों ने बल्कि बताया कि ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और टिश्यू मैचुरेशन कर रहा होता है। अब हम उस दिन ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने कहा था कि ये डिवीजन करवा रहा होता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहा होता है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ अडल्ट फीचर्स या अडल्ट का जो बिहेवियर होता है, वो मेनली एंडोक्राइन सिस्टम इसको मेंटेन कर रहा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके माइंड में आनी चाहिए। दो फंक्शन हो गया। पहला फंक्शन हमने क्या कहा है कि वाटर बैलेंस करता है, वही या वाटर की इक्विलिब्रियम करता है। दूसरा हमने कहा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट कर रहा होता है। तीसरा आप लोग बता रहे थे कि हार्ट रेट को मेंटेन करता है। बेटा बिल्कुल एग्री हूँ आप लोगों के साथ कि हार्ट रेट को भी मेंटेन कर रहा होता है। लाइक एपिनेफ्रीन और नार एपिनेफ्रीन रिलीज हो रहे होते हैं कैटेकोलामाइंस जिनको कहा जाता है। ओके वेल, तीसरी चीज़ ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन होता है? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कंट्रोल हो रहा होता है।
अब शॉर्ट टर्म में क्या कंट्रोल कर रहे होते हैं और लॉन्ग टर्म में कौन सा क्या कंट्रोल कर रहा होता है, बताएंगे आप ज़रा कि शॉर्ट टर्म कैसे कंट्रोल होता है और लॉन्ग टर्म कैसे कंट्रोल होता है? क्या उसमें कोई एल्डोस्टोन सेक्रेट होता है? क्या उसमें कोई एडीएच का रोल है? बताएं, आपको पता होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर मेंटेन कर रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम मेंटेन कर रहा है, या ओके वेरी गुड। शॉर्ट टर्म में बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। बेटा बैरो रिसेप्टर्स कैसे कंट्रोल करते हैं? एडीएच है इन्वॉल्व, एल्डोस्टोन इन्वॉल्व है, रास सिस्टम इन्वॉल्व है, इवन क्या आपका जो रीनन है, डू यू थिंक कि क्या है? रीनन हार्मोन नहीं है, एल्डोस्टोन आपका हार्मोन नहीं है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम हार्मोन इन नेचर्स नहीं है। ओके वेल गुड, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है हार्ट रेट के साथ ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन कर रहा होता है। एएनपी वेरी गुड। एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड अगेन हार्मोन है। देखिए आपके फंक्शन ये फिंगर टिप पे होने चाहिए। आपको मैंने कहा था कि जिस दिन हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे उस दिन आप लोगों को पता चलेगा कि ये सारी मैनेजमेंट कैसे होती है बॉडी के अंदर, ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन हो रहा होता है। अभी तो हमने जीआईटी के बारे में, डाइजेशन के बारे में बात करनी है कि एंडोक्राइन सिस्टम डाइजेशन में कैसे हेल्प कर रहा होता है। इसके अलावा हमने रीनल सिस्टम के बारे में बात करनी है कि रास सिस्टम में रीनन कैसे रिलीज होता है, एल्डोस्टोन कैसे रिलीज होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहाँ से आता है और कहाँ से जाके ये वाटर और सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, एडीएच कहाँ से रिलीज हो रहा होता है, ये सारा पार्ट एंडोक्राइन सिस्टम का है। ओके ठीक है, हमने अभी तक 3 फंक्शन मेनली डिस्कस कर लिए हैं जिनमें हमने वाटर बैलेंस के बारे में बात की, होम्योस्टेसिस के बारे में बात की है, हार्ट रेट के बारे में बात की है और तीसरी कंडीशन हमने ब्लड प्रेशर के बारे में बात की है। इसके अलावा चौथा फंक्शन, कोई और फंक्शन लाइक इम्यून सिस्टम की अगर हम बात कर लेते हैं, इम्यून सिस्टम, अब ये बता दें कि जो आरबीसीज की प्रोडक्शन करवाता है वो उस हार्मोन का नाम क्या है? थाइमोसिन है? यस या नो? आप कहेंगे यस सर। बेटा थाइमोसिन अगेन हार्मोन है, आरबीसीज सॉरी डब्ल्यूबीसीज की प्रोडक्शन करवाता है। अगर डब्ल्यूबीसीज की प्रोडक्शन थाइमोसिन करवा रहा है तो अगेन एक हार्मोन है, थाइमस ग्लैंड से रिलीज हो रहा होता है। नो? नो क्या नो? ओके बेटा आरबीसीज मैंने सॉरी कह दिया था बेटा, डब्ल्यूबीसीज हैं। डब्ल्यूबीसीज इम्यूनिटी की बात करना चाह रहा हूँ, इम्यून सिस्टम की बात कर रहा हूँ, इम्यून सिस्टम की बात कर रहा हूँ बेटा, इम्यून सिस्टम की बात कर रहा हूँ। अरिथ्रोपोएटन के ऊपर भी आ जाते हैं, डोंट वरी, अरिथ्रोपोएटन के ऊपर भी आएंगे, अरिथ्रोपोएटन के ऊपर भी आता हूँ। वेट 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 जस्ट सेकेंड्स। थाइमोसिन की बात कर लेते हैं। थाइमोसिन जो है डब्ल्यूबीसीज की प्रोडक्शन करवाता है, इस बात पे आप एग्री करेंगे। ओके अगर डब्ल्यूबीसीज की प्रोडक्शन थाइमोसिन करवाता है, थाइमोसिन इज अ हार्मोन, ठीक है। अगर थाइमोसिन की प्रोडक्शन नहीं होगी, व्हाट डू यू थिंक कि डब्ल्यूबीसीज की प्रोडक्शन होगी? आप कहेंगे नहीं, ऐसे है। अगर नहीं होगी तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। वेल अब देखें, अगर हम बात करते हैं इम्यून सिस्टम की, क्या हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है ये एंडोक्राइन सिस्टम इसको रेगुलेट करता है, तो मेरा ख्याल है कुछ गलत नहीं होगा। ओके क्या कहते हैं आप कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है, या हमारा जो इम्यून सिस्टम है दैट इज रेगुलेटेड बाय एंडोक्राइन सिस्टम। थाइमोसिन प्रोड्यूस हो रहा है, डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रही है। अब दूसरा आ जाए एरिथ्रोपोएटिन के ऊपर। डेफिनेटली बेटा थाइमोसिन ही सेक्रेट होता है और डब्ल्यूबीसी की प्रोडक्शन करवाता है। यस एग्जैक्टली। अब दूसरी बात पे आ जाए एरिथ्रोपोएटिन के ऊपर। ओके दूसरी चीज आ जाए, चले एरिथ्रोपोएटिन के ऊपर आ जाते हैं। एरिथ्रोपोएटिन क्या है? एरिथ्रोपोएटिन क्या है बेटा? कहाँ से रिलीज होता है?
एरिथ्रोपोएटिन कहाँ से सिक्रीट होता है? सिंपल किडनी नहीं कहना, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल से रिलीज होता है। अगेन हार्मोन है। अगर एरिथ्रोपोएटिन सिक्रीट नहीं होएगा, एरिथ्रोपोएटिन अगर सिक्रीट नहीं होगा तो क्या आपके आरबीसीज की प्रोडक्शन होएगी? ओके। अगर आरबीसीज की प्रोडक्शन नहीं होएगी तो क्या आपकी बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन होएगा? टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। जब टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो उस कंडीशन में हाइपोक्सिया हो जाएगा, हाइपोक्सिक इंजरी होना शुरू हो जाएगी। अगर हाइपोक्सिक इंजरी होएगी तो उसके रिजल्ट में वहां पे जो टिश्यू पड़े हैं, जो सेल हैं, उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। क्या नो बेटा? क्या नो? ओके। बात कर रहे थे आरबीसीज की, एरिथ्रोपोएटिन की बात कर रहे थे। वेल, समझ आ रही है? आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग है ना? हम सिर्फ फंक्शंस कर रहे हैं, फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? वेल, ओके बेटा, लास्ट लेक्चर में मिक्स हुआ था, अब नहीं होगा। अब एक एक चीज़ आपके फिंगर टिप पे रहेगी। हम बात कर रहे थे एरिथ्रोपोएटिन की। एरिथ्रोपोएटिन आरबीसीज की प्रोडक्शन करवाएगा। आरबीसीज ऑक्सीजन कैरी करते हैं। अगर आरबीसीज की प्रोडक्शन नहीं होएगी, एरिथ्रोपोएटिन सेक्रेट नहीं होएगा, तो उसके रिजल्ट में ऑक्सीजन ब्लड के अंदर कैरी होके इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन टिश्यू तक पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी, डेफिनेटली नहीं पहुंचेगी। अगर नहीं पहुंचेगी तो उस एरिया के अंदर टिश्यू एपॉक्सी होना शुरू हो जाएगा, एपॉक्सिक इंजरी हो जाएगी। जब इंजरी होएगी तो उसके रिजल्ट में ओके, वेल ओके बेटा, आपकी बात मान लेते हैं कि आरबीसीज की प्रोडक्शन के लिए एरिथ्रोपोएटिन जरूरी है, जबकि टी लिम्फोसाइट्स या आप सिंपल ये कह दें कि डब्ल्यूबीसीज की प्रोडक्शन या डेवलपमेंट के लिए थाइमोसिन जरूरी है। दोनों हार्मोन हैं। अगर ये रिलीज नहीं होंगे तो डू यू थिंक कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा? डेफिनेटली नहीं रहेगा। तो वी कैन से कि हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है, इम्यून सिस्टम को मॉनिटर करता है। इस बात पे एग्री हैं? मानेंगे? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। डेफिनेटली टिश्यू हाइपोक्सिया, ओके, हाइपोक्सिया होएगा, हाइपोक्सिक इंजरी होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा वहाँ पे नेक्रोसिस हो सकती है। ठीक है, तो और मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, किसी के माइंड में कोई ऐसी चीज़ आ रही हो जो आपकी ऊपर से गुजर गई हो, अभी तक समझ ना आई हो? अच्छा, अब एक और चीज़ पे आ जाते हैं। इसी के साथ हम इम्यून सिस्टम की बात कर रहे थे, इम्यून सिस्टम की बात कर रहे थे। इसके अलावा बेटा इम्यून सिस्टम के साथ साथ अगर हम ये बात कर लें कि आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन हो रहा होता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है बेटा। अगर एरिथ्रोपोएटिन सेक्रेट नहीं होएगा तो जो आरबीसीज है उसकी प्रोडक्शन नहीं होएगी। ओके, अगर आरबीसीज की प्रोडक्शन नहीं होएगी तो आरबीसीज ने ऑक्सीजन कैरी करने होते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनानी होती है। अगर बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी तो टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो उस कंडीशन को हाइपोक्सिया कहा जाता है। टिश्यू हाइपोक्सिया होना शुरू हो जाएगा। और हाइपोक्सिया में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है, वहाँ पे एसिडोसिस होना शुरू हो जाती है। और ये एसिडोसिस क्या करती है? इंजरी को लीड कर रही होती है।
तो इसका मतलब है कि आपका थाइमोसिन हो, आपका इरिथ्रोपोएटिन हो, ये आपके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको रेगुलेट कर रहा होता है। वेल, गॉट इट। ओके, नेक्स्ट फंक्शन की तरफ आते हैं। अगर मैं सिंपली कह देता हूं कि जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है ये आयन को मैनेज करता है, क्या आप इस बात पे एग्री होंगे कि आपका जो इम्यून सिस्टम है, ओके, रास सिस्टम और एएनपी, ठीक है बेटा, ये एल्डोस्टेरोन का एंटागोनिस्ट है, एएनपी एल्डोस्टेरोन का एंटागोनिस्ट है, वेरी गुड, ठीक है। अगर मैं सिंपल ये कह दूं, ओके, वेल, यस, ठीक है, वेल, आयन मैनेजमेंट करता है, आयन्स, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम करता है, कैसे करता है? वेल, कैल्शियम आयंस की होम्योस्टेसिस हो रही होती है, कैल्शियम आयन को मेंटेन किया जा रहा होता है, पोटाशियम आयंस को मेंटेन किया जा रहा होता है, सोडियम आयंस को मेंटेन किया जा रहा होता है, फास्फोरस को मेंटेन किया जा रहा होता है, क्लोराइड को मेंटेन किया जा रहा होता है, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप को मेंटेन किया जा रहा होता है। आ जाए वापस, सोडियम कैसे मेंटेन होता है? आपके एल्डोस्टोन सोडियम और पोटाशियम को मेंटेन करता है। हमने रास सिस्टम पढ़ा है, आप लोगों ने रास सिस्टम पढ़ा है, और रास सिस्टम में आप लोगों ने बताया था कि जब एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होता है बेटा, एग्जैक्टली कैल्सीटोनिन, कैल्शियम और फास्फेट दोनों को होम्योस्टेसिस करवा रहा होता है। कैल्सीटोनिन, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों की होम्योस्टेसिस करवा रहा होता है। लेकिन पहले हम एल्डोस्टेरोन की बात करते हैं, उसके बाद कैल्सीटोनिन के ऊपर भी आ जाएंगे, डोंट वरी, वेरी गुड, ठीक है। एल्डोस्टेरोन के ऊपर बात करते हैं। हमने जिस दिन रास सिस्टम किया था, रास सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि रास सिस्टम एट द एंड सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाता है, यही बात हुई थी, और पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करवाता है, गॉट इट। तो सिंपल, आपका जो एल्डोस्टेरोन है ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के साथ साथ आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बैलेंस कर रहा होता है, यस, गॉट इट। तो आपका एल्डोस्टेरोन, आपका इवन के एडीएच, आपका रेनन, आपका एएनपी अगेन हार्मोन है, और ये हार्मोन्स आयंस को मेंटेन कर रहे होते हैं, जिसमें सोडियम और पोटाशियम आयंस हैं, और जो आपका कैल्शियम आयन है कैल्सीटोनिन मेंटेन कर रहा होता है, और कैल्सीटोनिन अगेन हार्मोन इन नेचर है, ओके। फंक्शन आयनिक मैनेजमेंट भी हो गया, ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट भी हो गया, इम्यून सिस्टम मैनेजमेंट भी हो गया, वाटर बैलेंस भी हो गया। इसके अलावा अब इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या आपके एंडोक्राइन सिस्टम का कोई रिप्रोडक्टिव फंक्शन भी है? क्या आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है रिप्रोडक्टिव फंक्शन कंट्रोल भी करता है या नहीं करता? इधर वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, इधर वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो। ऑक्सीटोसिन, ओके बेटा, वेरी गुड, किडनी ट्यूब्यूल से सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाता है, एल्डोस्टेरोन करवाता है, एग्जैक्टली, ओके, वेल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, वेरी गुड, एफएसएच, एलएच, वेरी गुड, जबरदस्त। ये देखें, आज आप लोग मुझे बता रहे हैं कि ये चीजें, अच्छा आवाज क्लियर बेटा नहीं आ रही? अच्छा, आवाज क्लियर को आप पेज को रिफ्रेश करके देखें जल्दी से। प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन, एग्जैक्टली, वेरी गुड, हार्मोन नहीं है? अब हमने ये सारे हार्मोन की एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर रिलीज को पढ़ना है कि ये कैसे रिलीज होते हैं और कैसे ये मेंटेन करते हैं। वैसोप्रेसन, ओके, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, एफएसएच, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, बेटा ये सारे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन कर रहे होते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं। अब देखें कितने इजीएस्ट फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन सिस्टम है। अगर ये मैं आपको अभी आपके साथ ये डिस्कशन ना कर रहा होता तो आप लोगों ने कहना था कि सर हमें तो एंडोक्राइन सिस्टम के फंक्शन आते ही नहीं है, कि क्या क्या लिखें हम अगर क्वेश्चन आ जाता है। तो अब देखें ये सारे फंक्शन आप लोग मुझे बता रहे हैं, वेरी गुड। एस्ट्रोजन हो गया, एलएच हो गया, एफएसएच, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, एग्जैक्टली, वेरी गुड। अब ये सारे हार्मोन्स हैं। तो आपका एंडोक्राइन सिस्टम, वी कैन से कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये क्या करता है, ये मेल और फीमेल, ये आप सिंपल कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल करता है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज आपको ऐड कर लें,
डू यू थिंक कि फीमेल्स के अंदर आपका आपका एंडोक्राइन सिस्टम, ओके वेल बेटा आप लोगों को चीज़ें आती है ना, इसलिए ये इंटरेस्टिंग लग रहा है आप लोगों को। डेफिनेटली गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वेरी गुड। ठीक है, इसके साथ अगर हम फीमेल्स की बात कराएं, क्या कोई ऐसा हार्मोन नहीं है जो यूट्राइन कंट्रैक्शन करवाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, या सिंपल आप यूट्राइन कंट्रैक्शन की बात करें, तो क्या कोई ऐसा हार्मोन है जो कि यूट्राइन की कंट्रैक्शन करवाता है? क्या कोई ऐसा हार्मोन है जो मिल्क की इंजेक्शन करवाता है? तो ये एंडोक्राइन का सिस्टम, वी कैन से कि एंडोक्राइन क्या करता है, यूट्राइन कंट्रैक्शन एज वेल एज मिल्क प्रोजेक्शन या मिल्क इजेक्शन हार्मोन करवा रहा होता है। एग्जैक्टली ऑक्सीटोसिन करवा रहा होता है। अब ये देखें और इजी हो गया आप लोगों के लिए कि यूट्राइन कंट्रैक्शन और मिल्क रिलीज जो फीमेल्स के अंदर हो रही होती है, मेनली एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा मिल्क इजेक्शन हो या मिल्क रिलीज हो लैक्टेटिंग फीमेल्स के अंदर, ये भी अगेन आपका एंडोक्राइन सिस्टम मेंटेन कर रहा होता है। ओके, प्रोलैक्टन, वेरी गुड बेटा, प्रोलैक्टन मिल्क प्रोजेक्शन और एज वेल एज मिल्क इंजेक्शन करवा रहा होता है, वेरी गुड। ठीक है, इतने फंक्शन हो गए, अब ये काउंट भी नहीं कर सकते। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जो अभी मेरे माइंड में आ रहा है कि एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी आप लोगों से डिस्कस किया जाए, जो मैं पहले भी बता रहा था आप लोगों को कि बेटा ब्लड ग्लूकोज के लेवल को भी रेगुलेट करता है। क्या इंसुलिन और ग्लूकागॉन सिक्रीट नहीं होते? और अगर इंसुलिन और ग्लूकागॉन सिक्रीट होते हैं, इंसुलिन बेटा डेफिनेटली गोनाडोट्रोपिन हार्मोन भी आएगा। वेल अच्छा, हम बात कर रहे थे ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने की, तो क्या इंसुलिन और ग्लूकागॉन, इंसुलिन और प्रोजेस्टेरॉन, बेटा एग्जैक्टली प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी में। इसके अलावा एक और हार्मोन भी आप ऐड कर सकते हैं, एचसीजी, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, एचसीजी, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एफएसएच हो गया, एलएच हो गया, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हो गए, एचसीजी हो गया। ठीक है, ये सारे हार्मोन्स नो डाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन कर रहे होते हैं। ओके, हम बात कर रहे थे अभी ग्लूकोज को मेंटेन करने की, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने की। डेफिनेटली इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट इफेक्ट है इनका, वेरी गुड। इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर रहे होते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो रहा होता है वो अगेन एंडोक्राइन सिस्टम मेंटेन कर रहा होता है। इसके अलावा एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रेट मेंटेन होता है, बीएमआई बीएमआर मेंटेन होता है। व्हाट डू यू थिंक कि थायराइड, ये T3 और T4 मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन नहीं करते? T3 T4 थायरॉक्सिन या ट्राई आइडोथायरोनिन, T3 और T4 क्या आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन नहीं करते? अगेन हार्मोन्स हैं, थायराइड ग्लैंड से रिलीज हो रहे होते हैं। ओके, तो ये आज हमने डेफिनेटली करते हैं, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो आज हमने एक ओवरव्यू में सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर हमने एक एंडोक्राइन सिस्टम को रिवाइज कर लिया है, जिसमें सिर्फ हमने उनके फंक्शंस को वन बाई वन डिस्कस कर लिया, और ये फंक्शंस अब मेरा ख्याल है कि आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए। ठीक है, ओके। इसके अलावा यस बेटा, एग्जैक्टली थायराइड ग्लैंड बीएमआई और बीएमआर को मेंटेन कर रहा होता है। इसके अलावा बेटा जो थायरॉक्सिन है उसका रोल अगेन हार्ट के ऊपर भी है, हार्ट रेट भी बढ़ा रहा होता है समटाइम्स। ओके, इसके अलावा बेटा कुछ हार्मोन्स जो कि हमने पेप्टाइड एंड नेचर्स पढ़े थे, प्रोटीन इन नेचर्स पढ़े थे, वो एक्ट एज ए सेकेंड मैसेंजर, सेकेंड मैसेंजर के तौर पे भी हार्मोन एक्ट कर रहे होते हैं, लाइक साइक्लिक एएमपी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है ये सेकेंड मैसेंजर सिस्टम के तौर पे भी काम कर रहा होता है। कैसे कि बहुत से हार्मोन्स जो कि डायरेक्ट सेल के अंदर नहीं जा सकते,
जब सेल के अंदर नहीं जा सकते तो वो एक सेकंड पाथवे यूज़ करते हैं, सेकंड मैसेंजर सिस्टम को यूज़ करते हैं ताकि वो सेल के अंदर चले जाएं। अब वो जो सेकंड पाथवे या सेकंड मैसेंजर यूज़ कर रहे होते हैं ताकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जा सकें, उसको कहा जाता है सेकंड मैसेंजर सिस्टम। तो ये सेकंड मैसेंजर सिस्टम को भी यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट आपने कहा था, बल्कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्रोटीन की सिंथेसिस भी हो रही होती है, साइक्लिक एएमपी। एग्जैक्टली बेटा, सीजीएमपी, वेरी गुड, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको कहा था, आपको बताया था, बल्कि आप कोई हाँ, कि प्रोटीन की भी सिंथेसिस हो रही होती है। एग्जैक्टली, मेलेटोनिन, मेलिनोसाइट से मेलानिन रिलीज हो रहा होता है बेटा। ये स्किन का जो कलर है उसको मेंटेन कर रहा होता है, मेलानिन मेलिनोसाइट से रिलीज हो रहा होता है और स्किन के कलर को डिटरमाइन कर रहा होता है। ओके, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे थे कि प्रोटीन सिंथेसिस की, तो अब जैसे ही एक लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स या स्टीरॉयड हार्मोन जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूज होता है, डिफ्यूज होने के बाद ये जाके डीएनए को एक्टिवेट करता है। अब डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। अब इसने क्या करना होता है? इसने जीन्स को एक्टिवेट करना होता है। अब जीन्स को कैसे एक्टिवेट करता है? मैसेंजर आरएनए के थ्रू। अब मैसेंजर आरएनए के थ्रू ये मैसेज को कन्वे करता है इनटू द साइटोप्लाज्म, यहाँ से न्यू प्रोटीन सिंथेसिस होना शुरू हो जाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये सेकेंड मैसेंजर के तौर पे काम करता ही करता है, लेकिन उसके साथ जीन की एक्टिवेशन भी करवाता है। बेटा जीन की एक्टिवेशन लिख लें तो ठीक है, या प्रोटीन की, न्यू प्रोटीन की सिंथेसिस लिख लें तो भी ठीक है। नो, इट्स अप टू यू। प्रोटीन की सिंथेसिस लिखें, एग्जैक्टली बेटा। मेलिनो कैटेकोलामाइंस आर प्रोटीन इन नेचर। मेलानिन क्या बॉडी में पिगमेंट है? बेटा डेफिनेटली पिगमेंट है। मेलिनोसाइट से रिलीज हो रहा होता है मेलानिन, जो कि स्किन के कलर को डिटरमाइन कर रहा होता है। जब एक्सेसिव अमाउंट में लाइट पड़ती है तो मेलिनोसाइट्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज करते हैं। जब ये ज़्यादा रिलीज होता है तो स्किन को डार्क कलर देता है, और जब सनलाइट कम हो जाती है या डार्क लाइट पड़ती है तो उसके रिजल्ट में मेलानिन मेलिनोसाइट से कम रिलीज होता है और स्किन को वाइटिश कलर देता है। और ये ऑब्जर्व कर लीजिएगा, जब गर्मियाँ होती हैं तो जो स्किन का कलर होता है डार्क होना शुरू हो जाता है। वो इसलिए कि मेलानिन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज हो रहा होता है फ्रॉम द मेलिनोसाइट्स। और जब सर्दी होती हैं तो उन कंडीशन में जो मेलिनोसाइट्स हैं वहाँ से मेलानिन कम रिलीज हो रहा होता है और स्किन का कलर वाइट होना शुरू हो जाता है। ओके वेल, जो स्टीरॉयड्स हार्मोन होते हैं बेटा डायरेक्ट जाके इंटर हो जाते हैं सेल के अंदर, डीएनए को एक्टिवेट करते हैं। अब डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसने थ्रू मैसेंजर आरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जीन की एक्टिवेशन करवाता है, डायरेक्ट जीन की एक्टिवेशन करवाता है एंडोक्राइन सिस्टम, क्या ये कह सकते हैं कि न्यू प्रोटीन की सिंथेसिस भी करवाता है? अब इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर जैसे जीन एक्टिवेशन होएगी तो अल्टीमेटली न्यू प्रोटीन की सिंथेसिस होएगी, या आप सिर्फ ये कह देते हैं कि प्रोटीन की, न्यू प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है तो भी ठीक है। तो बेटा ये 8 से 10 फंक्शन, बल्कि इससे भी ज़्यादा जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, क्या ये डिफ़िकल्ट हैं? अगर नहीं डिफ़िकल्ट तो आप लोगों की ये फिंगर टिप पे होने चाहिए। ओके, इन फंक्शंस के रिलेटेड कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो तो? बेटा कम या ज़्यादा कंडीशन में नहीं होता, एक नॉर्मल वैल्यूज़ में रहता है। लेकिन अगर सन लाइट ज़्यादा पड़ती है ना, लाइक आप सिंपल ये कह दें, सिंपल ये कह दें कि जब वेदर हॉट होएगा, इन्वायरमेंट हॉट होएगा तो मेलिनोसाइट्स मेलानिन ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीट करते हैं। या जब रेडिएशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है ना सनलाइट से, तो उस टाइम मेलिनोसाइट्स मेलानिन प्रोड्यूस इसलिए करते हैं ताकि स्किन को रेडिएशन के एक्सपोजर से बचाया जा सके। गॉट इट?
डेफिनेटली विद डिटेल फंक्शन डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको एक ओवरव्यू में बता देता हूँ कि जब सनलाइट का एक्सपोजर ज़्यादा होएगा तो उसका मतलब होता है कि रेडिएशन ज़्यादा आ रही है। अब रेडिएशंस क्या करती हैं? स्किन कैंसर काज करती हैं, स्किन के अंदर फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करती हैं। अब जैसे ही सनलाइट ज़्यादा होएगी, मेलिनोसाइट्स मेलानिन को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करती हैं, और मेलानिन जितना ज़्यादा रिलीज़ होएगा तो ये स्किन को डार्क कलर देगा, ताकि जो रेडिएशन का एक्सपोजर है उसको कम से कम किया जा सके। अब जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज होएगा, मेलिनोसाइट्स मेलानिन पिगमेंट को कम रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से अगेन जो स्किन है ये वाइटिश होना शुरू हो जाएगी। ओके, डाइजेस्टिव का भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके वेल, डाइजेस्टिव के आ जाएं। कौन कौन से हार्मोन डाइजेशन के लिए रिलीज हो रहे होते हैं? सबसे अलग अगर हम बात करते हैं ओरल कैविटी की भी, स्लाइवरी माइलेज क्या रिलीज होता है? स्लाइवरी माइलेज होना रिलीज होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा टाइलिन रिलीज होता है। स्टमक में चले जाएं, गैस्ट्रन रिलीज होता है। साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रिलीज होना शुरू हो जाता है। ओके बेटा, आज कुछ और पढ़ लेते हैं। मेटाबॉलिक फंक्शन ये सारे हमने वन बाय वन, लाइपेजेस एग्जैक्टली, गैस्ट्रन, सीसीके, होलिसिस्टोकाइनिन, सिक्रीटन, एग्जैक्टली ये सारे हार्मोन्स आपके जीआईटी में रिलीज होते हैं। और ये हम एंडोक्राइन सिस्टम में ये डिस्कस करने लगे हैं कि ये जीआईटी सिस्टम में डाइजेशन कैसे करवाते हैं। ठीक है, तो होप सो कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं ये लेक्चर्स को। ठीक है, तो लास्ट हमने जो डिस्कस किया था वो ग्रोथ हार्मोन डिस्कस कर लिया था आई थिंक। इसमें थोड़ी सी आई थिंक ग्रोथ हार्मोन में हमने ये देखना है कि कौन सी चीज़ें ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को ज़्यादा करती हैं और कौन सी स्टिमुलेटर्स हैं जो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को कम करती हैं। ठीक है, इनिबिशन कौन करता है और सिक्रीशन स्टिमुलेशन कौन करवाता है, ये देख लेते हैं। उसके बाद लास्ट आप लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि पिन हाइपोपिट्यूटरिज्म क्या होता है। चाइल्ड और अडल्ट पिन हाइपोपिट्यूटरिज्म में भी हम डिस्कस करेंगे। जिंजोटिज्म और एक्रोमेगैली भी डिस्कस कर लेते हैं, और इनके अंदर क्या डिफरेंस है ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, ताकि ये साथ में जो हमने ग्रोथ हार्मोन पढ़ा है, ग्रोथ हार्मोन के डिसऑर्डर्स भी हमें थोड़े बहुत पता होना चाहिए। लास्ट टाइम आप कह रहे थे कि सर जो क्वेश्चन थे वो डिसऑर्डर्स के थे। वो बेटा डिसऑर्डर्स नहीं थे, आप लोगों को डिसऑर्डर्स लगा था, वो नॉर्मल फंक्शंस थे उनके। ठीक है, ओके आ जाइए ज़रा वापस। सोचिए आप ग्रोथ हार्मोन की सेक्रेशंस को कौन कौन सी चीज़ें स्टिमुलेट करती हैं। बेटा जब ग्लूकोज का लेवल कम होगा, पहली चीज़, जब ग्लूकोज का लेवल कम होएगा तो ग्रोथ हार्मोन की स्टिमुलेशन होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे ही जैसे ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो अगेन जो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन है दैट विल बी इनहिबिटेड। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि जब ब्लड के अंदर फ्री फैटी एसिड्स कम होना शुरू हो जाएंगे, अगेन ग्रोथ हार्मोन की स्टिमुलेशन होगी, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा। स्मेटोट्रोफन, एग्जैक्टली स्मेटोस्टेटन इनहिबिटर, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बता रही हैं आपके। स्मेटोट्रोफन, स्मेटोट्रॉफ से याद रखिएगा कि ये स्टिमुलेटर्स हैं। स्मेटोट्रॉफ से ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है और स्मेटोस्टेटन उसका इनहिबिटरी है, उसको इनहिबिट करवाता है। वेरी गुड, ठीक है। इसके अलावा अगर आर्जिनिन, ब्लड अमाइनो एसिड्स इंक्रीज हो गए हैं तो अल्टीमेटली स्टिमुलेट होएगा, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा। और इनहिबिशन में ओबेसिटी है, एजिंग है, इसके अलावा स्मेटोस्टेटन्स हैं, ग्रोथ हार्मोन एक्सोजीनियस कोई चीज़ें ले रहे हैं, स्मेटोमीडियंस लाइक इंसुलिन, लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, जो कि हम लीवर से डिस्कस कर रहे थे कि लीवर से अगर सिक्रीट होना शुरू हो गए हैं तो ये अगेन इनहिबिट करा रहे होते हैं इसको। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, स्ट्रेस, एक्साइटमेंट, एक्सरसाइज, डीप स्लीप, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ये सारे इसको स्टिमुलेट करवाते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये पिन हाइपोपिट्यूटरिज्म क्या है। दिस टर्म मीन्स डिक्रीज सेक्रेशन ऑफ ऑल द इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। ओके गुड।
बेटा अगर पिट्यूटरी हार्मोन, इंटीरियर पिट्यूटरी से जितने हार्मोन सेक्रीट होते हैं, अगर उन सब की सेक्रीशंस डिक्रीज हो गई है, इनहिबिट हो गई है, तो उस कंडीशन को पिन हाइपोपिट्यूटरिज्म कहा जाता है। कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो नॉर्मली जितने भी हार्मोन सेक्रीट कर रहा था। अच्छा चलें क्वेश्चन कर लेते हैं आप लोगों से कि इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन सेक्रीट होते हैं, ये बता दें। बेटा वॉइस का इशू आ रहा है, ओके पेज को रिफ्रेश करें, वॉइस का इशू खत्म हो जाएगा। जल्दी बताएं कि इंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और पोस्टीरियर से कौन से रिलीज होते हैं। ओके एडीएच इंटीरियर से, ऑक्सीटोसिन और एडीएच पोस्टीरियर से, एग्जैक्टली। ओके ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, टीएसएच, एसीटीएच इंटीरियर से, बस ये चार से रिलीज होते हैं। बेटा ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन डेफिनेटली ये पोस्टीरियर से रिलीज हो रहा होता है। 6 हार्मोन रिलीज होते हैं, ओके वेल टीएसएच, ठीक है वेरी गुड। ठीक है अब बेटा जो पिन हाइपोपिट्यूटरिज्म है, आप ये सोचें कि आपके इंटीरियर पिट्यूटरी से जितने भी हार्मोन, जिसमें टीएसएच आता है, एलएच आता है, एफएसएच आता है, ग्रोथ हार्मोन आता है, प्रोलैक्टिन आता है, अगर इनकी रिलीज किसी वजह से डिक्रीज हो गई है तो उसको कहा जाता है पिन हाइपोपिट्यूटरिज्म। अब याद रखिएगा कि अगर इंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं उनकी सेक्रीशन अगर डिक्रीज हो गई है तो उसको कहा जाता है पिन हाइपोपिट्यूटरिज्म। अब इसकी दो टाइप्स हैं, एक चाइल्ड पिन हाइपोपिट्यूटरिज्म होती है, एक अडल्ट होल्ड पिन पिट्यूटरिज्म होती है। अब जो बेटा चाइल्ड होल्ड है, ओके बेटा वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया और रैपिडली आंसर किया, वेरी गुड। इसका मतलब है आज आपको सबसे ज्यादा समझ आ रही है, सब लेक्चर में से आज आप ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, है ना। वेल ठीक है, एक होती है चाइल्ड पिन हाइपोपिट्यूटरिज्म, एक होती है अडल्ट होल्ड। अब जो चाइल्ड हुड है उसके ज़हन में आप में ये आना चाहिए कि इसमें जो चाइल्ड होता है जिसकी एज 10 इयर्स तक होती है, उसकी जो बॉडी की डेवलपमेंट है वो लुक लाइक 4 to 5 इयर्स ऑफ एज। और अगर वो बंदा 20 इयर्स तक अगर उसकी एज हो जाए तो उसकी जो बॉडी की फिजिक है वो 7 to 10 इयर्स का लगता है, तो उसको कहा जाता है चाइल्ड हुड पिट्यूटरिज्म। अब बेटा जो चाइल्ड हुड पिट्यूटरिज्म है उसके अंदर क्या होता है कि रेट ऑफ डेवलपमेंट कम हो चुका होता है। ओके वेल एग्जैक्टली मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत क्विकली रिस्पॉन्स कर रहे हैं आज। वेल ठीक है, और दूसरा होता है अडल्टहुड पिट्यूटरिज्म। अब अडल्टहुड पिट्यूटरिज्म के अंदर क्या होता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो तो फंक्शनल होता है, लेकिन जो उसका नॉर्मल फंक्शन होता है वो डिक्रीज हो चुका होता है, जिसमें हमने ये कहा था कि पिन हाइपोपिट्यूटरिज्म में इंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं उनकी सिक्रीशन कम हो चुकी होती है। गॉट इट। ओके चाइल्डहुड में बेटा ये होता है कि अगर सपोज इंटीरियर पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन्स हैं इंक्लूडेड ग्रोथ हार्मोन, अब ग्रोथ हार्मोन ने क्या करना होता है, डेवलपमेंट करवानी होती है, बॉडी की फिजिक को बढ़ाना होता है, सेल डिवीजन करवानी होती है। तो सपोज अगर ग्रोथ हार्मोन ही डिक्रीज हो गया या प्रोडक्शन डिक्रीज हो गई है, उसके अलावा आपके T3 और T4 का लेवल कम हो गया है, जिन्होंने BMR या BMI को मेंटेन करना था, ओके वेल ठीक है, तो वो मेंटेन ही नहीं हो रहा है, तो एक ऐसा बच्चा जिसकी
एज तो 10 ईयर है लेकिन लुक लाइक 4 to 5 ईयर्स ऑफ एज। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर सेम एक बंदा जिसकी एज 20 ईयर्स है लेकिन वो लुक लाइक है 7 to 10 ईयर्स ऑफ एज, तो उस कंडीशन को चाइल्डहुड इन हाइपोपिट्यूटरिज्म कहा जाता है। दूसरा होता है अडल्टहुड। अब अडल्टहुड में ये होता है कि कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स था उसकी सप्रेशन हो गई, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स की सप्रेशन हो गई, और वो सप्रेशन डिपेंड कर रहा है कि टोटली है या पार्शली है। अब इसकी डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं, लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड्स का कोई ट्यूमर हो सकता है, पिट्यूटरी ग्लैंड की कोई थ्रोम्बोसिस हो सकती है कि ब्लड वेसल जो थी जिसने हार्मोन रिलीज होने के बाद ब्लड सर्कुलेशन का हिस्सा बनाना था वो नहीं हो रहा, या वो स्टार्ट जो कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के दरमियान प्रेजेंट है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है, हो सकता है रिलीजिंग हार्मोन ही रिलीज नहीं हो रहा, तो उसके रिजल्ट में अडल्टहुड पिन हाइपोपिट्यूटरिज्म हो जाएगी। इसके अंदर वजह क्या हो सकती है, लाइक हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो सकती है, एड्रीनल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की सप्रेशन हो सकती है, या गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स की सेक्रीशन सप्रेस हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है, ये इसकी वजह हो सकती है। दूसरी जो कंडीशन होती है जिंजिटिज्म और एक्रोमेगैली होता है। अब बेटा जिंजिटिज्म और एक्रोमेगैली में एक चीज याद रखिएगा, ओके बेटा मैं रिपीट कर देता हूँ, डोंट वरी। जिंजिटिज्म और एक्रोमेगैली में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो जिंजिटिज्म होती है ना उसमें जो ओवरऑल बॉडी का फिजिक होती है विद द हाइट वो बढ़ रही होती है, और जो पर्सन होता है लुक लाइक 8 feet टॉल, लुक लाइक ए जेंट, GIANT, जेंट की तरह लग रहा होता है, उसको कहा जाता है जिंजिटिज्म। अब जिंजिटिज्म में क्या होता है कि जो ओके ओके स्लो बेटा, स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ। जो जिंजिटिज्म होता है बेटा इसमें जो इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन हैं उनकी एक्सेसिव सेक्रीशन होती है, और एक्सेसिव सेक्रीशन होने के रिजल्ट में जो बॉडी के टिश्यू हैं वो रैपिडली ग्रो कर जाते हैं, जिसके अंदर बोन भी इंक्लूडेड है। जब बॉडी के अंदर रैपिडली ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा होता है तो उसके रिजल्ट में एक तो पर्सन की हाइट बढ़ रही होती है और उसके साथ साथ जो बॉडी का मास है वो बढ़ रहा होता है। जब हाइट और बॉडी का मास दोनों सिमल्टेनियसली रैपिडली ग्रो करते हैं तो पर्सन लुक लाइक अ जेंट, उसको कहा जाता है जिंजिटिज्म। ओके, अब दूसरी कंडीशन होती है एक्रोमेगैली। अब बेटा जो एक्रोमेगैली होती है इसमें स्पेसिफिक एरिया के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है, और उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होने की वजह से वो जो एरिया होता है वो साइज में इंक्रीज हो जाता है, उस कंडीशन को एक्रोमेगैली कहा जाता है। अब जिंजिटिज्म में एज ए होल बॉडी इंक्रीज हो रही होती है, लेकिन एक्रोमेगैली के अंदर क्या होता है कि स्पेसिफिक बॉडी का जो पार्ट होता है उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होने की वजह से वो जो पार्ट है वो इंक्रीज हो जाता है, साइज में इंक्रीज हो जाता है, मार्क इनलार्जमेंट होना शुरू हो जाती है। वो हैंड की हो सकती है, वो फीट की हो सकती है, वो क्रेनियम की हो सकती है, वो नोज बोन की हो सकती है, फोरहेड की हो सकती है, सुप्राऑर्बिटल रिजेस की हो सकती है, वाट एवर किसी भी चीज़ की अगर इनलार्जमेंट होती है स्पेसिफिक एरिया के अंदर उसको एक्रोमेगैली कहा जाता है। बेटा एग्जैक्टली हैंड का साइज इंक्रीज हो सकता है, अकेला फीट का साइज इंक्रीज हो सकता है। ओके जिंजिटिज्म एग्जैक्टली सही है। एक्रोमेगैली के अंदर बेटा अगेन एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है तो अगर स्पेसिफिक एरिया के अंदर साइज इंक्रीज हो गया है, चाहे वो हैंड है, फीट है, इसके अलावा नेजल बोन है, वट एवर जॉ है, लोअर जॉ है, वर्टिब्रा है, कोई भी एरिया जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सेक्रीट होने की वजह से उसका साइज इंक्रीज हो गया उसको एक्रोमेगैली कहेंगे। और अगर एज ए होल बॉडी इंक्रीज हो गई है, बॉडी का मास इंक्रीज हो गया इंक्लूडिंग बोन, तो उसको जिंजिटिज्म कहेंगे। वेल अच्छा क्वेश्चन ये है कि हैंड और फीट डेफिनेटली बेटा हो सकते हैं, जॉज भी इंक्रीज डेफिनेटली बेटा, जॉज भी इंक्रीज हो बेटा किसी भी एरिया के अंदर, किसी भी एरिया के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सेक्रीट हो गया है तो वहां का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो उसी वजह से उसको एक्रोमेगैली कहा जाता है। ओके बेटा अडल्ट होल्ड वाला बता देते हैं। बेटा अडल्ट होल्ड और चाइल्ड में ये फर्क है,
पिन हाइपोपिट्यूटरिज्म ये होता है कि ग्रोथ हार्मोन, जो इंटीरियर पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन है उनकी अगर सेक्रेशन कम हो गई है तो उसको कहा जाता है पिन हाइपोपिट्यूटरिज्म। अब पिन हाइपोपिट्यूटरिज्म के अंदर दो चीजें आती हैं। दो चीजों में क्या है, वन इज चाइल्डहुड एंड अदर वन इज अडल्टहुड। अब जो अडल्टहुड है बेटा, उसमें कोई ना कोई इंटीरियर पिट्यूटरी के कॉजेटिव एजेंट्स हो सकता है, कोई ट्यूमर हो सकता है इंटीरियर पिट्यूटरी का। इसके अलावा इंटीरियर पिट्यूटरी से जो नॉर्मली ग्लैंड्स या नॉर्मली जो सेक्रेशन आ रही होती है, लाइक रिलीजिंग सेक्रेशन आ रही है, वो नहीं आती, इनविट्री सेक्रेशन आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा अदर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ओके, हो सकता है कि हाइपोथायराइडिज्म हो, थायराइड ग्लैंड ही प्रॉपर फंक्शन ना कर रहा हो। इसके अलावा एड्रीनल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लाइक कॉर्टिसोल्स हो गया, एल्डोस्टेरोन्स हो गया, ये ना रिलीज हो रहे हो। तीसरी कंडीशन बेटा ये है कि हो सकता है वहां पे गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स वो ना रिलीज हो रहे हो, तो उसके रिजल्ट में अडल्टहुड पिन हाइपोपिट्यूटरिज्म होना शुरू हो जाएगी। और दूसरी चाइल्डहुड में ये होता है कि इन एप्रोप्रिएट कंडीशन में जो ग्रोथ हार्मोन है या इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है वो सिक्रीट होते हैं, लेकिन सफिशिएंट अमाउंट में सिक्रीट नहीं होते। जब सफिशिएंट अमाउंट में सिक्रीट नहीं होंगे तो वो बंदा जिसकी एज 10 ईयर है लेकिन लुक लाइक आ 4 to 5 ईयर्स ऑफ एज। इसी तरह सेम कंडीशन के एक बंदा जिसकी एज 20 ईयर है लेकिन उसकी बॉडी डेवलपमेंट इतनी अच्छी नहीं हुई कि वो जो उसकी फिजिक है वो लुक लाइक है 7 to 10 ईयर्स ओल्ड बेबी, तो इसको कहा जाता है चाइल्डहुड हाइपोपिट्यूटरिज्म। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट जो स्लाइड्स है उसके ऊपर बेटा डिफरेंस दिए गए हैं, आई थिंक सो ये आप लोगों ने डिफरेंस देख लेने हैं। एक्रोमेगैली के मैंने बता दिया है, ठीक है। उसके बाद ये एक्रोमेगैली और जेंजुटिज्म में डिफरेंस क्या क्या है बेटा, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आपकी बुक को भी मैं कंसल्ट कर लूँगा, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की हुई हैं। सप्रेशन बेसिकली हो जाए बेटा, बहुत सी जगह पे सप्रेशन हो सकती है। हो सकता है इंटीरियर पिट्यूटरी में जो रिलीजिंग हार्मोन है वो रिलीज ही ना हो, इंटीरियर पिट्यूटरी का ट्यूमर हो गया है। इसके अलावा इंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के दरमियान जो पोर्टल सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो चुका है। इसके अलावा जो हार्मोन रिलीज तो हो रहे हैं लेकिन टारगेट एरिया तक नहीं पहुंच रहे, रास्ते में डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो ये मल्टीपल काजेज हो सकती हैं बेटा, कोई एक वजह नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अब एक्रोमेगैली और जेंजुटिज्म के अंदर जो डिफरेंस है ये जरूर पढ़ लेना है, आप लोगों को बहुत इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। ओके, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स ऑन थर्सडे ना एट 11 AM। इसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम मैं आपकी बुक भी कंसल्ट कर लेता हूँ रोशन विल्सन, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं, देन उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। गॉट इट? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडे लेक्चर? जिन लोगों ने पढ़ा होगा पहले उनको आज मज़ा आया होगा, है ना? ओके, सी यू। अल्लाह हाफिज़ बेटा।